हेलो, मैं सेल्फ पंकज बामणिया एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीके साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे 7 क्रिस्टल समूह और एक एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले एक एक कोशिकाओं के प्रकार पढ़े, जैसे कि हमने पढ़े थे कि 2 प्रकार की एक एक कोशिका होती है। एक होती है हमारी मूल एक एक कोशिका यानी आद्य एक एक कोशिका। तो आद्य एक एक कोशिका में अवयवी कण जो होते थे वो कोनों पर उपस्थित होते थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था केंद्रित एक एक कोशिका, जिसके 3 प्रकार होते थे। पहला होता था हमारा काय केंद्रित एक एक कोशिका, जिसमें अवयवी कण जो होते थे वो कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र पर उपस्थित होते थे, यानी अंत केंद्र पर उपस्थित होते थे, उसे हम कहते थे काय केंद्रित एक एक कोशिका। दूसरा हमारा प्रकार था फलक केंद्रित एक एक कोशिका, यानी ऐसी एक कोशिका जिनमें अवयवी कण होते हैं वो कोनों के अतिरिक्त उनके सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था अंत्य केंद्रित एक एक कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जिसमें अवयवी कण 2 मूल अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। क्लियर? तो जो मूल एक एक कोशिकाओं के देखा जाए तो 7 अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसे हम 7 क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। ठीक, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जो हमारे पास 6 पैरामीटर थे, उन पैरामीटर के आधार पर हम उसको क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास 6 पैरामीटर हैं वो हमारे पास है 3 तो हमारे पास अक्षीय दूरी वाले यानी ए बी सी, जैसा कि हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। और 3 हमारे पास कोण हैं जो कि हमारे पास अल्फा, बीटा एंड गामा। इनके बेसिस पे हमने आद्य की कोशिकाओं को 7 अलग अलग भागों में विभाजित किया। तो एक एक करके उनके बारे में देखेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से हम 7 अलग अलग कोशिकाओं को विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर हम उस क्रिस्टल समुदाय का नाम लिखेंगे, यहाँ पर उनकी अक्षीय दूरियों का विवरण लिखेंगे और यहाँ पर अक्षीय कोण और इसके कुछ कौन कौन से उदाहरण है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बेसिक, सबसे सिंपल आद्य की कोशिका, जो मूल आद्य की कोशिका है। क्लियर? अगर मूल आद्य की कोशिका की बात करें, जैसा हमने पहले देखा था कि जिस तरीके से डायग्राम होता है एक एक कोशिका का, कि अगर हमारे पास जो एक एक कोशिका है उसमें अवयवी कण जो कोनों पर उपस्थित है उसे हम कहते हैं आद्य की कोशिका। अगर यहाँ पर पैरामीटर की बात करें, यानी ये वाली दूरी ए, ये वाली दूरी बी और ये वाली दूरी सी। क्लियर? और यहाँ पर जो कोण है, जैसे इसके सामने वाला कोण अल्फा, यहाँ पर बी के सामने वाला कोण बीटा और सी के सामने वाला कोण गामा। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूरियां है, क्लियर? तो यहाँ पर दूरियां अगर ए, बी और सी तीनों अगर इक्वल है और जितने भी एंगल है वो सारे अगर 90 डिग्री के, यानी सारे कोण 90 डिग्री के हैं, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, यानी तीनों कोण यदि 90 डिग्री के हैं तो उसे हम कहते हैं मूल आद्य एक एक कोशिका। क्लियर? और इसके जो उदाहरण है हमारे पास, एक उदाहरण है हमारे पास केसीएल, दूसरा है इसका एनएसीएल। क्लियर? अब हम दूसरे एक कोशिका की बात करते हैं। तो हमारे पास जो अक्षीय पैरामीटर है वो तो तीनों होंगे बराबर, जिसमें a इज इक्वल्स टू होगा b बट नॉट इक्वल्स टू c। तो यहाँ पर जो कोण होंगे वो तीनों हमारे पास 90 डिग्री होंगे। क्लियर? और इसके अगर उदाहरण की हम बात करें SnO2 एंड AU, यानी हमारे पास जो एक कोशिका है उसमें a इज इक्वल्स टू b है बट नॉट इक्वल्स टू c, यानी 2 भुजाएं समान है, एक भुजा हमारी समान नहीं है। और तीनों कोण है वो तीनों कोण 90 डिग्री के हैं, यानी यहाँ पर तीनों कोण 90 डिग्री। ये हम तीसरी एक कोशिका की बात करते हैं। अगर हम विषम लंबाक्ष की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो कोण तो तीनों होंगे लंबवत, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बट यहाँ पर जो भुजा है विषम लंब अक्ष, जो अक्ष है वो लंबवत है यानी लंबाक्ष, लेकिन विषम यानी भुजाएं समान नहीं है, यानी a इज इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c। ये अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो हमारे पास है KNO2 और हमारे पास है BaSO4।
ये इसके कुछ उदाहरण हैं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इनके अलावा हमारे पास आता है एक षटकोणीय, जैसा कि स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। षटकोणीय थोड़ा सा डिफरेंट होता है। षटकोणीय में क्या होता है कि हमारे पास जो एक एक कोष्ठिका है वो एक एक कोष्ठिका 3 बार यानी रिपीट होकर के षटकोणीय की आकृति बनाती है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर देखा जाए तो बराबर होती नहीं। क्लियर। और यहाँ पर अल्फा और बीटा देखा जाए तो हमारे पास 90 डिग्री होंगे, और जिस कोण पे ये मुड़ा हुआ है वो हमारे पास गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री होगा। अगर हम इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो हमारे पास है MG एंड ZN। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में हमारे पास है त्रिकोणीय। भुजाएं हमारे पास समान होगी, A is equals to B is equals to C, बट एक भी कोण बराबर होगा नहीं। A is not equals to बीटा is not equals to गामा। बात करें तो CaCO3। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है एक नताक्ष। एक नताक्ष यानी एक अक्ष 90 डिग्री का नहीं है। हमारे पास यहाँ पर तीनों भुजाएं जो होगी वो बराबर नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, एक नत अक्ष यानी एक अक्ष 90 डिग्री का नहीं होगा, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर। बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो हमारे पास है NaNO3, और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास उदाहरण की बात करें Na2SO4, और इसका एक और उदाहरण है एक नताक्ष सल्फर भी कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण है। फिर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं त्रिनताक्ष। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, त्रिनताक्ष का मतलब है तीनों अक्ष 90 डिग्री के नहीं है, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा बट नॉट इक्वल्स टू 90। क्लियर। तो ये होते हैं इनके कोणीय पैरामीटर्स। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल में हम कह सकते हैं इसके पास K2Cr2O7 हो सकता है। इसका एक एग्जांपल है K2Cr2O7। अगर हम यहाँ पर अक्षीय दूरियों की बात करें तो A is not equals to B is not equals to C होगा। क्लियर। तो एक बार रिपीट करते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले मूल आते हैं कोष्ठिका जिसमें तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण 90 डिग्री की, जिसका उदाहरण है KCl NaCl। अगर चतुष्फलकीय की बात करें तो A is equals to B not equals to C, और अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के हैं। एग्जांपल की बात करें SnO2 और TiO2। अगर हम बात करें विषम लंबाक्ष की तो तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, यानी विषम का मतलब तीनों भुजाएं समान है, लंब अक्ष यानी तीनों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो ये इस प्रकार से विषम लंबाक्ष, जिसका एग्जांपल है KNO2 एंड BaSO4। अगर हम बात करें षटकोणीय, तो षटकोणीय की आकृति में हमें ध्यान रखना है कि दो भुजा का होगा जो हमारा गामा होगा। क्लियर। इसके एग्जांपल की बात करें मैग्नीशियम एंड Zn। अगर हम त्रिकोणीय की बात करें तो तीनों भुजाएं समान होगी, देखा जाए कोण बराबर होंगे बट 90 डिग्री के होंगे नहीं। क्लियर। जिसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। एक नताक्ष की बात करें तो जहां दिख रहा है एक नताक्ष यानी एक अक्ष जो है वो लंबवत नहीं है, यानी एक अक्ष लंबवत नहीं, एक कोण 90 डिग्री का नहीं है, बाकी दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। जिसमें दोनों में याद रखना है, एक नताक्ष और त्रिनताक्ष में जैसा न है वो भुजा के लिए आप कंपेयर कर सकते हो, तीनों भुजाएं समान नहीं है। एक नताक्ष मतलब एक कोण 90 डिग्री का नहीं, और त्रिनताक्ष मतलब तीनों कोण 90 डिग्री के नहीं। क्लियर। तो ये होते हैं हमारे पास 7 क्रिस्टल तंत्र। ये हमारे पास 7 क्रिस्टल तंत्र। इंपॉर्टेंट बात ये है कि सातों क्रिस्टल तंत्र आधे एक एक कोष्ठिका के हैं, यानी हमारे पास जो 4 एक एक कोष्ठिका है, एक तो हमारे पास मूल एक एक कोष्ठिका, उसके ये 7 प्रकार है। दूसरी जो हमारे पास एक एक कोष्ठिका है, यानी काय केंद्रित एक एक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एक एक कोष्ठिका, अंत्य केंद्रित एक एक कोष्ठिका, उसके भी कुछ उदाहरण है। तो देखा जाए तो 7 तो मूल एक एक कोष्ठिका के ये अलग अलग प्रकार है, उसी प्रकार 7 उन तीनों के उदाहरण मिलाकर के देखें तो उनके भी 7, तो कुल मिला के 14 प्रकार की एक एक कोष्ठिकाएं प्रेजेंट होती हैं। तो इनके बारे में ज्यादा अध्ययन और इनको ज्यादा विकसित किया था वैज्ञानिक ब्रेविस ने, इसलिए इन 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों को हम ब्रेवे जालक भी कहते हैं।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेवे जालक किसे कहते हैं। तो 7 तो मूल एक एक कोष्ठिकाएं के प्रकार और 7 अन्य प्रकार की एक एक कोष्ठिकाएं मिलाकर 14 प्रकार की एक एक कोष्ठिकाएं बनती है। और इन 14 प्रकार की एक एक कोष्ठिकाओं का अध्ययन वैज्ञानिक ब्रेवे ने किया था, इसलिए इन एक एक कोष्ठिकाओं को हम ब्रेवे क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। क्लियर। अब बात करें इनकी, तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एक नताक्ष, द्विनताक्ष और विषम नताक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास जो एक एक कोष्ठिकाएं होती हैं उनमें जो अवयवी कण है वो अवयवी कणों का कितना भाग अपने आप में अध्यासित करते हैं। जैसे हमारे पास मूल एक एक कोष्ठिका है, उसके प्रत्येक कोने पर अवयवी कण उपस्थित है, लेकिन वो पूरा का पूरा मूल कण उस एक एक कोष्ठिका में अध्यासित नहीं रहता है, वो किसी के द्वारा समद्विभाजित या फिर इक्वल पार्टीशन में कितनी एक एक कोष्ठिकाओं से विभाजित होता है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर। तो एक एक कोष्ठिकाओं में प्रभावी कणों को देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 3 अलग अलग तरीके से एक एक कोष्ठिकाओं में कण उपस्थित हो सकते हैं। पहला कि हमारे पास जो अवयवी कण है वो एक एक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित हो, ये है पहला प्रकार। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि जो एक एक कोष्ठिका है उसमें अवयवी कण केंद्र पर यानी उस एक एक कोष्ठिका के बीचों बीच उपस्थित हो। तीसरा प्रकार ये कि हमारे पास जो एक एक कोष्ठिका है उसके फलक के केंद्र पर उपस्थित हो। तो इन तीनों केस में कणों के द्वारा यानी उस एक एक कोष्ठिका द्वारा कण का कितना भाग अध्यासित होता है उसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे ये इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एक एक कोष्ठिकाओं के कण किस प्रकार से सहभागी होते हैं। जैसे हमारे पास अगर अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित है, यानी अवयवी कण केवल कहां पर हो, कोनों पर उपस्थित हो। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये अवयवी कण इस कोने पर उपस्थित है, जैसे मैं रेड कलर से बना लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कि एक एक कोष्ठिका पर यहां पर अवयवी कण है। अब ये अवयवी कण पूरा का पूरा तो इस एक एक कोष्ठिका के अंदर मौजूद नहीं है, यानी ये अवयवी कण कोनों पर उपस्थित है, बट इसका पूरा भाग इस एक एक कोष्ठिका के अंदर उपस्थित नहीं है। ये कितने एक एक कोष्ठिकाओं द्वारा विभाजित होगा या कितने एक एक कोष्ठिकाओं के हिस्से में ये कण आएगा, तो इसकी बात करें जैसे ये एक कोष्ठिका अगर हम किसी क्रिस्टल जालक की बात करें, जैसा मैंने पहले भी बताया था, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये एक क्रिस्टल जालक है। इस प्रकार से हमारा क्रिस्टल जालक है। मैंने जिस एक एक कोष्ठिका की संरचना बनाई है वो एक कोष्ठिका मान लेते हैं यहाँ पर। ये आपके पास एक एक कोष्ठिका है जहां पर अवयवी कण यहाँ पर विभाजित है। क्लियर। तो ये मैंने एक कोष्ठिका बनाई और ये पूरा क्रिस्टल जालक है। तो यहाँ पर अवयवी कण, यहाँ अवयवी कण उपस्थित है जिसका हिस्सा कुछ हिस्सा इसके अंदर है, कुछ हिस्सा यहाँ पर इसके जस्ट पास वाली एक कोष्ठिका में होगा, ऐसा का ऐसा कुछ हिस्सा इसके पीछे वाली एक कोष्ठिका में होगा और कुछ हिस्सा इसके पीछे वाली एक कोष्ठिका। यानी देखा जाए तो कितने प्रकार की एक कोष्ठिका में विभाजित होगा। तो पहली एक कोष्ठिका तो हमारे पास ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, ऐसी 4 नीचे है, वैसी की वैसी 4, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा ऊपर भी है, यानी ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां। यानी एक अवयवी कण देखा जाए तो 8 एक एक कोशिकाओं में इक्वल भाग में विभाजित होता है, यानी समान भाग में विभाजित होता है। यानी एक अवयवी कण है और उसके कितने हिस्से हो रहे हैं 8, यानी प्रत्येक एक एक कोशिका में 1/8 भाग उपस्थित होगा। यानी एक एक कोशिका के अंदर एक अवयवी कण का 1/8 भाग आएगा एक कोने पर। क्लियर। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि एक एक कोशिका जो है उसके फलक के केंद्र पर अगर अवयवी कण उपस्थित हो तो स्थिति क्या होगी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक कोशिका, इसी एक कोशिका की बात करते हैं कि ये हमारे पास एक कोशिका है। अब यहाँ पर अवयवी कण
हमारे पास जो अवयवी कण है वो यहाँ पर इसके फलक के केंद्र पर उपस्थित है। क्लियर? तो यहाँ पर देखा जाए तो ये अवयवी कण, एक तो इसका भाग, आधा भाग इस एक एक कोशिका में आएगा और आधा भाग इस एक एक कोशिका में आएगा, यानी फलक केंद्रित एक एक कोशिका में जो कण होता है फलक के केंद्र पर, उसका आधा हिस्सा एक एक कोशिका में आता है और आधा हिस्सा दूसरे एक एक कोशिका में आता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो अवयवी कण का 1/2 भाग एक एक कोशिका के अंदर आता है। क्लियर? उसी तरीके से अब अगर हम बात करें केंद्र की, यानी अगर हमारे पास अवयवी कण मान लेते हैं केंद्र पर उपस्थित होते हैं तो वो किसी और एक कोशिका के द्वारा विभाजित या समद्विभाजित या सहभाजित नहीं होता है, वो पूरा का पूरा कण उसी एक कोशिका के अंदर काउंट होता है। क्लियर? तो अब हम प्रभावी कणों की संख्या निकालते हैं। जैसे इसको मैं मिटा देता हूं। क्लियर? सबसे पहले आधी एक कोशिका की बात करते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे कणों की संख्या। कणों की संख्या हमारे पास 8 है और एक एक कोशिका उपस्थित है। तो देखा जाए तो हमारे पास 8 कोने हैं और प्रत्येक एक एक कोने पर उपस्थित अवयवी कण का 1/8 भाग आता है एक कोने पर। तो हमारे पास 8 कोने और 1/8 भाग आएगा, यानी उस परमाणु का 8 से 8 कैंसिल, मतलब एक परमाणु यानी एक अवयवी कण। यानी एक अवयवी एक कण हम कह सकते हैं। क्लियर? तो आधी एक कोशिका में केवल कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, यानी कोनों के अवयवी कणों की संख्या हमने निकाल दी है। तो प्रभावी कण जो होंगे, प्रभावी कण होंगे हमारे पास 1। क्लियर? अब हम बात करते हैं दूसरी एक कोशिका की, यानी हम बात करते हैं क्लियर? अगर हम अंतर केंद्रित एक कोशिका की बात करें तो हमें पता है कि वहां पर कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित होते ही हैं, उसके अलावा उसके मध्य में भी अवयवी कण होते हैं, जैसा कि यहाँ पर है। तो एक कोशिका के अगर केंद्र में अवयवी कण है तो वो पूरा का पूरा अवयवी कण उसके केंद्र पर, पूरा का पूरा अवयवी कण उस एक एक कोशिका के अंदर काउंट होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सेम होता है, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कोनों पर तो होंगे तो पहले उनकी संख्या निकाल देते हैं, उसके बाद में उसके केंद्र पर उपस्थित है उसके द्वारा कितने कण अध्यासित होते हैं वो निकालते हैं। तो पहले हम कोनों की बात करें तो कोनों द्वारा उसी प्रकार से हमारे पास केंद्र पर उपस्थित कणों की संख्या, केंद्र पर उपस्थित कण कितने होंगे, हमारे पास कितने केंद्र हैं, एक ही केंद्र, और एक केंद्र पर जब अवयवी कण आता है तो वो पूरा का पूरा कण काउंट होता है, यानी उसका 1/पूरा का एक भाग, यानी एक अवयवी कण एक केंद्र पर एक अवयवी कण साझेदारी करता है, तो हमारे पास हो जाएगा एक कण। तो इस प्रकार से हमारे पास एक कण तो अभी कोनों के कारण और एक कण हमारे पास जो केंद्र के कारण होता है। इस प्रकार हमारे पास प्रभावी कणों की जो संख्या होती है, प्रभावी कण वो हो जाएंगे 1 और 1 2 कण। ठीक है? तो ध्यान रखना है हमें कि अगर आधे एक कोशिका है, मूल एक कोशिका, तो प्रभावी कण होगा 1, और अगर हमारे पास अंतर केंद्रित एक कोशिका है तो प्रभावी कण होंगे 2। अब हम अन्य जो 2 एक कोशिका है उनकी बात करते हैं। जैसा कि हमको पता फलक केंद्रित कोशिका क्या होती है, ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर। अब देखा जाए तो एक कोशिका में कितने फलक होते हैं, जैसे अगर हम इस एक कोशिका की बात करें तो फलक 1, इसके सामने वाला दूसरा फलक, ये हमारे पास तीसरा फलक और नीचे वाला चौथा, एक है आगे और एक है पीछे, यानी आगे वाला हम मान लेते हैं 5 और पीछे वाला हम मान लेते हैं 6। क्लियर? तो
तो इस प्रकार से हमारे पास 6 फलक होते हैं। तो कोनों की संख्या तो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, कोनों में अवयवीकरण संख्या 8 होगी और प्रत्येक में हिस्सेदारी 1/8। तो ये हमने कोनों की संख्या निकाल दी है। हमें निकालनी है केवल फलक पर उपस्थित यानी फलकों की संख्या। पहले तो हम लिखेंगे फलकों की संख्या। तो फलकों की संख्या कितनी होती है हमारे पास? फलकों की संख्या होती है हमारे पास 6 और फलकों पर उपस्थित अवयवी कण। अगर हम फलकों पर उपस्थित अवयवी कणों की बात करें तो 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक पर 1/2 भाग, जैसा हमने पहले निकाला था। पहले हमने जस्ट यहाँ पर एग्जांपल लिया था, उसमें देखा था एक फलक पर 1/2 अवयवी कण उपस्थित हो सकते हैं, यानी उसका इतना हिस्सा एक कोशिका के अंदर आता है। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 3 कण आएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 कण होते हैं फलक के कारण, 3 कण फलक के कारण और 1 कण हमारे पास कोनों के कारण। तो इस प्रकार से हमारे पास प्रभावी कणों की संख्या कितनी होगी? 3 + 1 4। तो हमारे पास प्रभावी कण कितने होंगे? प्रभावी कण होंगे 4। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यानी अंत्य केंद्रित एकक पुस्तिका की। नेक्स्ट है हमारी, ये हमारे 3rd नंबर, ये हमारे 4th नंबर। तो अंत्य केंद्रित एकक पुस्तिका। तो यहाँ बात करें तो कोनों के द्वारा, कोनों पर तो हर एक कोशिका में उपस्थित होते ही है, तो ये तो हमें लिखना ही लिखना है, यानी एक अवयवी कण तो होगा ही होगा। अगर हम बात करें अंत्य केंद्रित एकक पुस्तिका की, तो जैसा कि हमने परिभाषा में भी पढ़ा था कि अवयवी कण कहाँ पर होते हैं? एक तो होते हैं सभी कोनों पर, यानी जो हमारे पास हमने कण निकाल दिया, उसके अलावा कहाँ होते हैं? केवल 2 विपरीत फलकों पर, यानी फलक तो लेने, फलक केंद्रित में तो सारे के सारे फलक 6 फलक है तो 6 फलकों पर होंगे, लेकिन अंत्य केंद्रित कोशिका के अंदर देखा जाए तो केवल 2 फलकों पर लेना और 2 फलक होने चाहिए विपरीत। तो हम बात करेंगे यहाँ पर फलकों की संख्या, जैसे हमने 6 ली थी, तो यहाँ पर हमारे पास विपरीत फलकों की संख्या कितनी होती है? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे फलक पर फलकों की संख्या, फलकों की संख्या हमारे पास कितनी है? 2। और यहाँ पर फलकों यानी फलकों पर उपस्थित अवयवी कण, अवयवी 2 × 1/2 अवयवी कण, हमारे पास हो जाएगा 1 कण। क्लियर? तो जो हमारे पास ये केंद्र वाला है ये हम मिटा देंगे, क्योंकि अंत्य एकक केंद्रित कोशिका के अंदर फलक केवल कहाँ पर होते हैं? अवयवी कण कोनों पर होते हैं और फलकों पर होते हैं। क्लियर? तो हमारे पास जो प्रभावी कण होंगे वो प्रभावी कण कितने होंगे? 1 + 1, यानी प्रभावी कण होंगे हमारे पास 2। क्लियर? तो जहां तक हमने दोनों बारे में डिस्कस कर लिया। पहले तो हमने क्रिस्टल जालक के तंत्र को समझ लिया अच्छे तरीके से, और अब हमने सीख लिया कि किस किस एकक केंद्रित कौन कौन सी एकक कोशिकाओं के अंदर अवयवी कणों का कितना भाग से विभाजित होता है और एक एकक कोशिका के अंदर वास्तविक रूप में कितने कण आते हैं। क्लियर? अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम निविड़ संकुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।